नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ईरान इजराइल के बीच में अमेरिका कूदा इस युद्ध में, और यह युद्ध अब जिस मोड़ पर पहुंचा है, इस मोड़ को तबाही कहते हैं। और यह तबाही पूरे विश्व को भुगतनी पड़ेगी और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूरे विश्व के अंदर जो एक हरकम सी परिस्थिति है, इन परिस्थितियों की कल्पना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी ने की नहीं थी। थर्ड वर्ल्ड वॉर का किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अब यह युद्ध थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसित हो रहा है। इसलिए कि ईरान जिस तरह से युद्ध कर रहा है और रसिया और चाइना का जिस तरह साथ मिल रहा है, इस युद्ध से पहले तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया गया है, और जो देश झूठ और पाखंड पर जी रहे थे, सबसे ज्यादा इस वक्त वही देश परेशान हैं। और जिन देशों ने धन अर्जित किए और सरकारें अच्छी से चलाई, देश को अच्छे से संभाला, उसे उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितना झूठा शासन करने वालों को होगा। उसी में एक भारत भी है। अब यह युद्ध जिस मोड़ पर जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 48 घंटे का वक्त दिया ईरान को कि युद्ध विराम करता हूं, बातचीत के टेबल पे आ जाओ, वरना सभी पावर प्लांट पर हमला कर दूंगा और बत्ती गुल हो जाएगी, ब्लैक डाउन हो जाएगा। उन 48 घंटों में ईरान ने अपने हमले तेज किए। सऊदी अरब, कतर और दुबई को निशाना बनाया। जब अमेरिका ने यह देखा कि अब युद्ध का पार नहीं पाऊंगा, तो 10 दिन का वक्त ले लिया। वह 10 दिन का वक्त 6 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या यह युद्ध रुकेगा? लेकिन अगर 10 तारीख तक का वक्त दिया, तो अमेरिका इतना उतावला क्यों है? और अमेरिका ईरान पर जमीनी सेना क्यों उतार रहा है? 65,000 सेना उतारने की बात कही जा रही है। अब ऐसे में ईरान की तरफ से जवाब आया और ईरान की जनता एक्टिव हो गई है। ईरान की तरफ से ट्रंप ने जब ऐलान किया कि ईरान में तबाही मचाएंगे, तो ईरान के अंदर जो परमाणु बम से अभी तक दूर भाग रहा था, ईरान नहीं कर रहा था, उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, उस ईरान में परमाणु बम बनाने की मांग तेज हो गई। ईरान के पास 400 किलो यूरेनियम है। कई बम बनाना संभव है इतने में। लेकिन ईरान का मिशन जान फिदा शुरू हो गया। जान फिदा का मतलब यह है कि ईरान ने भारी मात्रा में ऐसे युवकों को ट्रेंड करके फोर्स के लिए रखा है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। वह स्पेशल आते हैं। जब आर पार का जंग होता है तो उनको देश सेवा के लिए लिया जाता है। वह जब घर से अपने निकलते हैं तो यह कहकर निकलते हैं, अलविदा कहकर, यानी कि फिर वापस नहीं आएंगे लौट के। यानी कि वह अपनी जान निछावर करने के लिए देश के ऊपर तत्पर होते हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या। कहा जा रहा है जानकारों के अनुसार कि इसकी संख्या तकरीबन 2 करोड़ के आसपास है ईरान के अंदर। मैं नहीं जानता, यह राजनीतिक विशेषज्ञों और ईरान, इजराइल और अमेरिका की राजनीति को और उन देशों को समझने वाले वह वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसरों का यह कहना है। ऐसे में जब
नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश, सेना के साथ मिलकर बलिदान की तैयारी का ऐलान हो गया ईरान के अंदर। तो यह जान फिदा जो कमांडोस तैयार किए जाते हैं, यह जान फिदा कमांडो जो सेना होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। यह सेना के आगे पहले इनके ऊपर गोली चलेगी, उसके बाद सेना का नंबर आएगा, उसके बाद फिर जान फिदा कमांडोस होते हैं, उसके बाद फिर होते हैं प्रोटेक्ट करने वाले, यानी कि रण छोड़ के भागने वाले नहीं। अब ऐसे में इस तैयारी के बीच क्या अमेरिकी सैनिक पार पाएगी, जबकि ईरान वेलकम कर रहा है उनको, आपका स्वागत है, आइए, आप डर नहीं रहा है। आगे ईरान की तरफ से ट्रंप का जो बड़ा ऐलान हुआ कि ईरान में तबाही मचाएंगे, तो मुस्तफा खामनेई बदल सकते हैं परमाणु नीति। जो परमाणु की नीति थी कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, ईरान ने कहा अब 400 किलो यूरेनियम ईरान के पास है। अब जनता की भी मांग और सदन में भी मांग उठी है कि एटम बम बनाया जाए। अब मुस्तफा खामनेई जो सर्वोच्च नेता हैं, उनके ऊपर फैसले छोड़े गए हैं। वह परमाणु बम बनाने की जो नीति थी पहले खामनेई के वक्त, इनके पिता के वक्त, जो शहीद हो गए इस युद्ध में, उस फतवे को रद्द करके नया फतवा जारी कर सकते हैं परमाणु बम बनाने के लिए। ईरानी मीडिया के अंदर इस बात का जिक्र बार बार अब किया जा रहा है और लोगों तक, ईरान की जनता तक यह बात पहुंचाई जा रही है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमेरिका के सैनिकों को सीधी चुनौती ईरान के सेना प्रवक्ता ने दी आधिकारिक तौर पर। कहा अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया तो उसके सैनिक पारस की खाड़ी के अंदर जो शार्क मगरमच्छ होते हैं उसका खाना भोजन बन जाएंगे। हम वह हाल करेंगे उनका। हम उनका जमीन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम उनका जमीन पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह ईरान के सेना प्रवक्ता की बयान है। अब जब यह सारी चीजें हैं तो क्यों हैं? क्योंकि ट्रंप की जो सोच और मंशा थी, चाहत, वह बेनकाब हो गई है। ट्रंप के उस बयान के, एक दिए गए बयान के बाद ईरान और भी हमलावर हो गया है। ट्रंप ने बयान में कहा कि सच कहूं तो मेरी पसंदीदा चीज ईरान में तेल लेना है। ट्रंप का साफ कहना है कि मेरी सोच और चाहत जो है ईरान के तेल पर है। ईरान के तेल के लिए पूरे ईरान को खत्म करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, यानी कि दादागिरी, यह चीजें हैं। दूसरा, लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग हैं। ट्रंप कह रहे हैं, जिस देश के राष्ट्रपति उसी देश के लोगों के लिए कह रहे हैं कि लेकिन अमेरिका में कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वे बेवकूफ लोग हैं। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब यह बात ट्रंप ने इसलिए कही कि 90 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ उतरे थे। 50 राज्य, 300 शहर और 90 लाख लोग। इस 90 लाख के आंकड़े पर थोड़ा सा आप दर्शकों को रोशनी डालना चाहूंगा कि अमेरिकी वेबसाइट में किसी में 80 है, किसी में 90 है, लेकिन 80 से कम किसी में नहीं है और 90 से ज्यादा किसी में नहीं है। यानी कि 80 से 90 लाख के तकरीबन लोग ट्रंप सरकार के खिलाफ उतर थे। लेकिन उस जनता को ट्रंप बेवकूफ बता रहे हैं जिनके वोट से आए हैं, और ट्रंप की सरकार में ही उनके खिलाफ हैं लोग। उसे क्या कहेंगे, अभी तक इसका बयान नहीं आया, वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। इस बीच
ईरान ने 1914 ड्रोन और 429 मिसाइलें बरसाई है दुबई और आबू धाबी को पूरा शमशान बना दिया है। इन लोगों को वर्षों लग जाएंगे फिर यथास्थिति बनाने में, इतना आसान नहीं होगा। ईरान इजराइल के युद्ध में एक नया मोड़ ले लिया है और ईरान इजराइल के युद्ध में मोदी ने अपना गला फंसा लिया है। अपना गला मोदी ने फंसा लिया है और मोदी ने जो गला फंसाया है वह गला इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है क्योंकि इस युद्ध के चपेट में पूरा भारत आ चुका है। लॉकडाउन, बेरोजगारी, महंगाई, आपदा जैसी स्थितियां देश के अंदर उत्पन्न होने लगी है और महंगाई इस मौके पर सरकार फिर छक्का मारने जा रही है अपनी ड्यूटी बढ़ा करके। ऐसे ही कमर्शियल डीजल पर इस सरकार ने 22 रुपया का एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया, यानी कि आपको अगर 90 रुपया मार्केट में मिलेगा तो 112 रुपया समुद्री किसानों को मिलेगा या इंडस्ट्रियल वालों को मिलेगा। लेकिन आप घबराइए मत, पेट्रोल और डीजल आपको 200 रुपया कम से कम मिलेगा आने वाले वक्त में बहुत जल्द, क्योंकि रसिया ने पेट्रोल और गैस बेचना बंद कर दिया। उसने साफ ऑर्डर पास कर दिया कि जुलाई तक, 1 अप्रैल से जुलाई तक वह नहीं बेचेगा और ईरान देगा नहीं, यानी कि पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था 65%, तकरीबन 65 से 70 बंद हो जाएगी। भारत के पास इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। अब नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के अलग अलग तरह की आई। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, नीतीश कुमार ने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए 4 शर्तें रखी। नीतीश कुमार ने यह शर्त रखी कि भाजपा बताए कि सीएम कौन होगा। नीतीश ने यह शर्त रखी कि भाजपा यह बताए कि स्पीकर कौन होगा, गृह मंत्रालय किसके पास होगा और वित्त मंत्रालय किसका होगा। यह 4 अहम पद बिहार के हैं। अब जैसे नीतीश कुमार को सीएम बना करके और वित्त मंत्रालय दे करके और छोड़ दिया गया था, बाकी सब भाजपा ने ले लिया था। अब नीतीश कुमार अगर भाजपा को सीएम पद देंगे तो बाकी सब नीतीश कुमार के पास रहेगा, लेकिन यह तो तब होगा जब भाजपा का सीएम बनेगा। नीतीश ने तो पेच फंसा दिया है कि सरकार एनडीए की बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर बात आकर के फंस गई और नीतीश कुमार के हाथ एक मौका है। नीतीश इधर भी रह सकते हैं और नीतीश महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहीं पे फंस गई है। अगर जो परिस्थितियां इस वक्त देश के हालात हैं और नीतीश कुमार का जो विरोध बिहार में हो रहा है कि आप भाजपा के सीएम को मंजूर नहीं, तो यह एक ऐसा मौका है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, जिसकी संभावनाएं बताई जा रही हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। मैं यह नहीं जानता, हमारे पास इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं मैं कर सकता और ना तो इसकी आधिकारिक सूचना है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूं कि नीतीश कुमार की शर्तों पर ही इस्तीफा होगा। यानी कि नीतीश कुमार ने एक मन बनाया कि वह सीएम वही फिर बनेंगे, या निशांत कुमार को, या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर सीएम की कुर्सी लेती है तो बाकी गृह मंत्रालय हो, स्पीकर हो और वित्त मंत्रालय यह छोड़ना पड़ेगा उसे। भाजपा छोड़ने को तैयार है या नहीं है, यह फैसला भाजपा को करना पड़ेगा। नहीं तो इंडिया गठबंधन में हर संभावनाएं जागृत है नीतीश कुमार के आने की।
और इस बात पर जोर और बल भी दिया जा रहा है और आधिकारिक तौर पर बैठकें बार बार इस पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नई चक्कर में पड़ गई है, लेकिन राहुल गांधी ने केरल में मोदी की लंका लगा दी। केरल में भारतीय जनता पार्टी वहां की सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर के गेम खेल रही थी। राहुल गांधी ने उस खेल को उजागर कर दिया, वैसे ही जैसे तेलंगाना के अंदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो सत्ता में थी उसके साथ मिलकर के गेम खेल रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी भाजपा और के चंद्रशेखर राव। कांग्रेस ने जो गेम खेला था वही गेम कांग्रेस ने खेला। जैसे वहां पर शामिल थे मोदी, वैसे यहां पर भी शामिल थे साथ में। कांग्रेस ने इसका पर्दाफाश कर दिया। जनता का मूड बदल गया जो लेफ्ट के साथ। कांग्रेस ने लेफ्ट का साथ छोड़ दिया। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने थे और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन होता था। बिहार में महागठबंधन के साथ लेफ्ट था, लेकिन कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट का साथ छोड़ दिया। ममता बनर्जी से हुए समझौते कांग्रेस के साथ। कांग्रेस अकेले और ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेफ्ट के साथ नहीं, और एक दूसरे को सहयोग। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का काम खराब केरल और पश्चिम बंगाल में भी हो गया। लेकिन आसाम भी इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत पाना, क्योंकि सीएए एनआरसी के बाद हो रहे यह चुनाव मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े संकट पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिस तरह से हावी है, मोदी सरकार बैकफुट पर है और मोदी की नाकामियां खुल करके देश के सामने आई हैं। जो प्रधानमंत्री इस देश को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करता था, अच्छे दिन की बात कर रहा था, आय दुगुनी होगी, काला धन लेकर के आएंगे, 15 लाख खाते में देंगे, किसानों को C2+50 मिलेगी, सपने तो पूरा नहीं किए, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर भिखारी बना दिया। और अब नोटबंदी में लाइन पे लगे, कोरोना काल में लगे, वोटर कार्ड के लिए लगे, अब गैस और पेट्रोल डीजल के लिए। जिस केरोसिन को मोदी सरकार ने बंद कर दिया था, उसी केरोसिन को अब पेट्रोल पंप खोले, पेट्रोल पंप पर केरोसिन मिलेगा। सोचिए, यानी कि यह बात तय है कि आपको गैस और पेट्रोल अब मिलने मुश्किल होगा, डीजल मिलने मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। आप 1970 और 80 के दशक में जा चुके हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया और पार्लियामेंट में भी सवाल पूछा जाएगा। राहुल और प्रियंका ने कहा कि 8 भारतीय, ईरान, इजरायली इस युद्ध में कतर में मारे गए। आपने क्या किया? 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में रहते हैं, ईरान, इजराइल, कतर, दुबई, ओमान, मस्कट, अबू धाबी, सऊदी, इन सब जगहों पर। लेकिन भारत सरकार सिर्फ बोलती रही कि सब ठीक ठाक है, लेकिन किसी को बचा करके नहीं लाया। जो जान बचा करके भाग आए किसी तरह से, वह आ गए, वरना सरकार ने तो ना तो एक व्यक्ति को लाई और ना तो एक व्यक्ति को लाने वाली है। आप अपने बच्चे को भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। ऐसे में संसद में सवाल पूछे जाएंगे और बहुत से एप्स्टीन फाइल, अमेरिका के एप्स्टीन भी और भारत के एप्स्टीन भी सामने आ गए हैं, जिसके सबूत अब पार्लियामेंट में रखने की बात कही जा रही है। प्रियंका और राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास एक सुनहरा मौका इस वक्त आ गया है। इंडिया गठबंधन अगर इस बार मौके को चूका तो आने वाले वक्त में पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष को जिंदा रखना है, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है और इस सरकार से इस देश को बचाना है, तो इस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश भी अलग है इस वक्त और बिहार में सरकार गिर गई है। बिहार की समस्या का समाधान जल्द निकलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
कोई न कोई सीएम बनेगा। नीतीश का भाजपा से समझौता हो जाए, इसके पहले क्या इंडिया गठबंधन नीतीश से समझौता कर लेगा, इस बात पर गौर देना जरूरी है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का खासे नाराज है, ना तो हाँ आ रहा है ना तो ना आ रहा है, और बहुत चिंतित है वह अपनी पार्टी को लेकर के कि मोदी ऐसे ही करते रहे तो आने वाले 2029 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसे में एनडीए गठबंधन बिखरने की कगार पर आ गया है। कमान नीतीश कुमार के हाथ में है कि एनडीए गठबंधन बचेगा या एनडीए गठबंधन खत्म हो जाएगा, देखना यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का गला बुरी तरह से फंस गया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। ईरान इजराइल के युद्ध ने मोदी सरकार को ला करके संकटों में खड़ा कर दिया है और उससे ज्यादा इस देश को संकट में डाल दिया है। यह युद्ध क्या क्या गुल खिलाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान इजराइल का युद्ध अभी बहुत कुछ कहर बरपाने वाला है। इस युद्ध की आंच पूरी दुनिया में है, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की बेवकूफी कहें, नाकामयाबी कहें, कमजोरी कहें, क्या कहें, या समझ नहीं आता। आप ही समझ लीजिएगा, जो कहना है कह लीजिएगा। मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की वजह से, और अभी भी यह सरकार सबक लेने के लिए नहीं, एक झूठी शान और कायरों की तरह जी रही है, यह सच्चाई है। बाकी आप दर्शक क्या समझते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, आपके क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।